हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी ये वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो भारत एक बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक देश है। यहाँ समाज को कई जातियों और सामाजिक समूहों में विभाजित भी किया जाता है। तो भारतीय संविधान ने सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए और पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करने के लिए वर्गीकरण और आरक्षण की व्यवस्था की है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में मानी जाती है। एक जनरल, जिसको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, और दूसरे में ओबीसी कहते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं। उसके बाद एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हम अनुसूचित जाति भी कहते हैं। उसके बाद एसटी, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब भी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो इन वर्गों को अलग करने का आधार ये इतिहास, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक आवश्यकता में है। तो पहले हम जनरल कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं, सामान्य वर्ग के बारे में। तो इसकी परिभाषा के बारे में जाने तो जनरल कैटेगरी वो लोग होते हैं जो आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होते हैं। इन्हें समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से विशेष पिछड़ा नहीं माना जाता है। विशेषताएं की बात करें तो ये वर्ग आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ माने जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में आरक्षण नहीं मिलता है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जातिगत आधार पर इन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। सामाजिक और ऐतिहासिक आधार भी होता है। सामान्य वर्गों का निर्धारण किसी विशेष जाति या जनजाति की पिछड़ी स्थिति न होने के आधार पर ही किया जाता है। संविधान ने इसे यूनिवर्सल कैटेगरी के रूप में रखा है। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में ये सब रखा है। उसका वर्तमान स्थिति क्या है जान लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो वर्तमान में जनरल कैटेगरी के लिए कोई जातिगत आरक्षण नहीं है। हालांकि ईडब्ल्यूएस, जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण 2019 में जोड़ा गया था। उसके बाद एससी, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में जान लेते हैं, अनुसूचित जाति के बारे में। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो एससी वे लोग होते हैं जो इतिहास में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक उत्पीड़न के शिकार होते रहे व हो रहे हैं। इन्हें भारतीय संविधान की अनुसूची में सूचीबद्ध जातियां कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में जातिगत भेदभाव और छूत का प्रचलन रहा है। तब ब्राह्मणवाद और जातिवाद के कारण कई जातियों को नीच समझ कर या समाज से बाहर रखा गया जाता है। उसके बाद अंग्रेजी शासन के दौरान भी इन्हें शिक्षा और नौकरी में कम अवसर मिले हैं, इसलिए उनको पछुआ वर्ग कहते हैं। तो कानूनी आधार क्या क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत एससी को परिभाषित किया गया है। सूचीबद्ध जातियों की पहचान राज्य सरकारें और केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करें तो एससी वर्ग के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। इनके लिए आरक्षण और विशेष योजना लागू की जाती है। जैसे स्कूल कॉलेज में क्या शिक्षा प्राप्त किए जाते हैं और सरकारी नौकरियां भी मिलता है। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित सीटें भी मिलती है, यानी रिजर्वेशन मिलती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एससी को मुख्य धारा में लाने और समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है और सामाजिक भेदभाव और आर्थिक पिछड़ेपन को कम करना इसका लक्ष्य है। उसके बाद एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो एसटी वे लोग होते हैं जो जनजातीय रूप से अलग होते हैं, प्राचीन और आदिवासी समुदाय में आते हैं। इन्हें संविधान की अनुसूची में सूचीबद्ध भी किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत के आदिवासी समुदाय जंगलों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन करना और शिकार पर ये निर्भर रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इनका विकास बहुत कम है। कानूनी आधार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एसटी को परिभाषित किया गया है। इनकी सूची में नाम शामिल करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है।
सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करें तो एसटी वर्ग के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इनके लिए भी आरक्षण लागू है, जैसे शिक्षा में, सरकारी नौकरी में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में भी। वो क्या कहते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं आरक्षण के लागू होने से। उसके बाद विशेष पहचान भी है, जैसे एसटी वर्ग अलग संस्कृति, भाषा और परंपरा वाला माना जाता है। इनके अधिकांश की सुरक्षा के लिए, यानी अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ये क्या कहते हैं, आदिवासी विशेष कानून लागू है और योजनाएं भी बनाई जाती हैं। उसके बाद हम ओबीसी के बारे में जान लेते हैं। ओबीसी, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो ओबीसी वे लोग होते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, लेकिन एससी एसटी से अलग होते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय समाज में एससी एसटी के अलावा कई जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। तो 1979 के कर्मचारी आयोग, जिसको हम मंडल कमीशन कहते हैं, उन्होंने ओबीसी को पहचान दिलाया और आरक्षण की सिफारिश भी की थी। कानूनी आधार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ओबीसी को आरक्षण का अधिकार मिलता है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। तो ओबीसी वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है और सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 27% आरक्षण लागू होता है ओबीसी के लिए। अन्य विशेषताएं की बात करें तो ओबीसी वर्ग में भी कुछ जातियां अत्यंत पिछड़ा होता है, जिसको हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। इनकी पहचान राज्य सरकार करते हैं। उसके बाद वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो क्यों वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक आधार भी होता है। एससी और एसटी का वर्गीकरण जातिगत उत्पीड़न और आदिवासी पहचान पर आधारित है, और ओबीसी का वर्गीकरण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित होता है। सामाजिक आधार की बात करें तो जाति और जनजाति के आधार पर लोगों को पिछड़ा माना जाता है। और सामाजिक में क्या होता है, भेदभाव होता है, शोषण करते हैं और अवसरों की कमी का मूल्यांकन भी किया जाता है। आर्थिक आधार की बात करें तो अब सामाजिक के साथ आर्थिक स्थिति भी आरक्षण के लिए ध्यान में ली जाती है। जैसे जनरल वर्ग में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। उसके बाद राजनीतिक और संवैधानिक आधार भी होता है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। इसका उद्देश्य यही है कि सबको समान अवसर मिले, सामाजिक न्याय भी मिले और आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। उसके बाद संविधान और कानून के बारे में जान लेते हैं। तो अनुसूचित जातियां और जनजातियां वो अनुच्छेद 341 में रहते हैं, जो कि एससी की परिभाषा और सूची दिए गए हैं अनुच्छेद 341 में, और अनुच्छेद 342 में एसटी की परिभाषा और सूची दिए गए हैं। इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ओबीसी की बात करें तो अनुच्छेद 15 का 4 क्लॉज 4 में दिया गया है कि शिक्षा में आरक्षण होगा, और अनुच्छेद 16 के 4 में दिया गया है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा। उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर, तो 103 बार संशोधन संविधान को किया गया है, जो कि 2019 में। इनमें जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिलता है। उसके बाद वर्गीकरण के लाभ और उद्देश्य क्या होते हैं। पहले तो शिक्षा में समान अवसर मिले सबको, जैसे स्कूल में, कॉलेज में और विश्वविद्यालय में सीटों का आरक्षण होना चाहिए, जिससे सबको समान हो सके। सरकारी नौकरियों में अवसर मिल सके, जैसे एससी एसटी और ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले। उसके बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिले, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित सीटें मिल सकता है। उसके बाद सामाजिक न्याय भी होता है, जैसे पिछड़े वर्गों का समाज में समावेश हो सकता है, यानी सब लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण, तब विशेष योजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से विकास हो सकता है। उसके बाद विवाद और आलोचना भी होता है, जैसे आरक्षण का दुरुपयोग होता है, जैसे कुछ लोग लाभ लेने के लिए खुद को पिछड़ा दिखाते हैं।
जातिगत विभाजन बढ़ता है इससे। तो समाज में वर्ग और जाति पर आधार अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, पॉलिटिक्स में ज़्यादातर। उसके बाद जनरल वर्ग में असंतोष भी फैलता है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वर्ग के लोग भी पिछड़े महसूस करते हैं। उसके बाद ओबीसी की पहचान का विवाद भी होता है। कौन ओबीसी है, इसकी सूची में विवाद भी अक्सर होता है। उसके बाद निष्कर्ष। तो भारत में जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गीकरण का उद्देश्य समान अवसर और सामाजिक न्याय प्रदान करना होता है। संविधान ने जातिगत और सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए संवैधानिक प्रावधान दिए हैं। समय के साथ आर्थिक आधार को भी ध्यान में रखा गया है। यह वर्गीकरण भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए ही आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।